आप सभी का स्वागत है। आज हम एक फिल्म के माध्यम से जीवन को, अध्यात्म को, जीवन के कुछ सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिल्म के अंत में जो होता है वो समझाने के लिए तो मुझे बहुत कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दिखती है इस गंदे समाज की गंदगी, इसका अज्ञान, इसकी मूर्खता, इसका दोगलापन, इसका पागलपन, इसकी कायरता। तो वो तो आप ही देखना जाकर। तो कल हमने एक मूवी देखी, प्रहार मूवी का नाम है प्रहार। कुछ नाम आप याद रखना। तो मैं कुछ सीन बताऊंगा कि ऐसा सीन था, तो वहां से हम क्या सीख सकते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक परिवार से। तो पहला व्यक्ति होता है पीटर, उसके पिताजी होते हैं, एक लड़की होती है जिससे उसकी शादी होने वाली है। लेकिन पीटर जाने के लिए कह रहा है, कहाँ? कमांडो ट्रेनिंग के लिए। पीटर कह रहा है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, पर पिताजी और जिससे उसका विवाह होने वाला है वो उसको मना करते हैं कि रहने दो। पीटर क्यों जा रहा है? पीटर के पिताजी कहते हैं कि भाई, अगर तुझे एडवेंचर करना है, एडवेंचर क्या होता है विस्तार से आप समझ लेना, कूद फांद करनी हो, मस्ती करनी हो, कुछ तूफानी करना हो, कि अगर पीटर के पिताजी पीटर से कह रहे हैं अगर तुम्हें एडवेंचर ही करना है तो यही कर सकते हो, उसके लिए आर्मी ज्वाइन करने की आवश्यकता क्या है? इसको अपनी भाषा में कहूं, तेरे को पैसा ही कमाना है, सिक्योरिटी ही चाहिए, वो भी पैसे की, तो सरकारी नौकरी के पीछे काहे को दौड़ रहा है पगले? इतने काम धंधे, इतनी नौकरियां, वही कर ले। आगे पिताजी क्या कहते हैं वो बात महत्वपूर्ण है। पिताजी कहते हैं पीटर से कि पीटर सुनो, हमारी दुकान है, ठीक, और दुकान है छोटी, मगर फिर भी लाइन लगती है। दुकान छोटी है मगर लाइन लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमारी दुकान बेस्ट है। एडवेंचर करना है तो ये भी कर सकता है, अगर सोल्जर ही बनना है तो फिर बेस्ट सोल्जर बन। बेस्ट माने खरा, यूं नहीं बस चल दिए उठ करके। दुकान छोटी है मगर बेस्ट है, इसलिए लाइन लगती है। आगे चल के पीटर को यह बात याद आती है, इसी से फिर वो बेस्ट हो पाता है आगे चलकर। क्या इससे क्या सबक ले सकते हो आप? क्या समझ आ रहा है? उन्होंने फिल्म में उसको क्यों कहा गया उनका अलग है, हम इसको किस तरह देख रहे हैं। आप काम करने निकल जाते हो, आप पढ़ाई करने वाले हो, या चाहे आपने कोई अच्छा काम शुरू किया हो, ठीक, मैं ही कर रहा हूं ये काम, ठीक, बहुत चुनौतियां आती है, दिक्कतें आती हैं, मन क्यों नहीं लगता है, मन क्यों भागता है, बार बार आलस क्यों आता है, बार बार बहाने क्यों बनाते हैं हम, क्यों हम उसको पूरी ताकत से, पूरे जोश से कर नहीं पाते हैं, क्यों हम उस काम को, अपने काम को जी नहीं पाते हैं? क्योंकि भैया पता भी तो हो तुम्हें कि जो तुम कर रहे हो वो कर क्यों रहे हो। कुछ भी कर रहे हो, काम हो, पढ़ाई हो, जो भी कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें स्पष्ट ही नहीं है साफ साफ, तो कैसे तुम उसमें बेहतर हो पाओगे? कई सालों से काम कर रहे हो, कई सालों से पढ़ रहे हो, मगर बेहतरी आ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्पष्ट नहीं है कि तुम क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। जब ये स्पष्ट होता है ना कि मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, क्या होगा इसको करने से, क्या होगा इसको नहीं करने से, जब साफ साफ ये पता होता है, तो या तो हम वो करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो छूट ही गया, और अगर करते हैं तो फिर उसमें पूरी जी जान से करते हैं। फिर ये सब जो समस्याएं आती ना, मन नहीं लगता है, आलस आता है, मन भटकता है, दूसरी चीज की ओर मन दौड़ता है, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है वहीं पर। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, और इसको करना कितना जरूरी है। पीटर जब वहां फिर ट्रेनिंग के दौरान परेशान हो जाता है ना, ट्रेनिंग से लौट कर आने का सोच रहा होता है, तब वो खत लिखता है अपनी होने वाली पत्नी को कि काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और मैं यहां नहीं आया होता। लेकिन फिर पिताजी की वो बात याद आ जाती है। कौन सी बात? यही बात
कि एडवेंचर करना है तो यही कर लो, सोल्जर क्यों बनना चाह रहे हो वो स्पष्ट करो, और फिर उस क्षेत्र में जा रहे हो तो उस क्षेत्र में बेहतर हो। नहीं तो पीटर लौट जाता, पर वो रुका। तो सबसे पहले तो काम सही उठाओ, और जब उससे भागने का मन हो तब पूछो क्यों। क्या पूछो? क्यों माने क्यों शुरू किया था काम, क्यों उठाई थी ये जिम्मेदारी, शुरुआत क्यों की थी, भूल गए क्या? पर पहली बात ध्यान रखना, काम सही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी कर रहे हो उसी को जी जान से करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब ये क्या है, कुछ ऐसे सीन है जहां पर उसको देख करके कोई बात क्लिक हुई थी तो उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर दिया था कि इस पर मैं बात समझा दूंगा आगे, और बात समझा दूंगा आपको। ये ख्याल मुझे आया था तब जब मैं आधी फिल्म देख चुका था। ठीक है, तो पहला सीन यहां होता है। फिर क्या होता है, वो घर से नहीं जाता है, तभी पीटर जब जा रहा होता है ट्रेनिंग के लिए, तो पीटर के पिताजी या उसके ससुर, होने वाले ससुर, कहते हैं उससे, क्या कहते हैं कि पीटर अब तुम अकेले नहीं हो, इसके लिए भी अपना ख्याल रखना। इसके लिए माने किसके लिए? वो जो उसकी होने वाली पत्नी है ना, उसकी बात। तो होने वाली पत्नी के पिताजी माने पीटर के होने वाले ससुर जी पीटर से कहते हैं कि अब तुम अकेले नहीं हो, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो ना, कमांडो ट्रेनिंग के लिए, तो ये जो अपनी होने वाली पत्नी है इसके लिए भी ख्याल रखना अपना। इतनी सी बात है, लेकिन समझो उसके पीछे इंसान के अंदर की क्या मान्यताएं, क्या सिद्धांत छिपे हुए हैं। अब इन्होंने कहा कि इसके लिए भी जीना, अब क्या होगा? अब अंदर होंगे द्वंद्व। ध्यान से सुनना, जिसे खुद को बचाना है वह पूरी ताकत से लड़ नहीं पाएगा। अर्जुन खड़ा है सामने, दुर्योधन खड़ा है। अर्जुन अगर निष्कामी है, अर्जुन युद्ध कर रहा है निष्काम होकर के, तो अर्जुन को इस बात की परवाह नहीं कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ठीक, दुर्योधन को इस बात की परवाह करनी पड़ेगी कि मुझे युद्ध लड़ना है पर खुद को भी बचा के रखना है। तो वो अपनी पूरी ताकत को और स्वयं को पूरी तरह झोंक नहीं पाएगा युद्ध में, क्योंकि उसकी बहुत सारी ताकत खुद को बचाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पीछे कोई कामना है, वो भी तो पूरी करना है, और कामना पूरी हो तो किसकी कामना है उसको भी तो होना चाहिए। तो दुर्योधन अपने आप को बचाएगा। उसी तरह यहां पर है, ये कैसे जंग लड़ पाएगा पूरी तरह से? अगर इसकी खोपड़ी में ये बात घूमे कि नहीं मुझे खुद को भी बचाना है, वो मेरा इंतजार कर रही है। बात ये नहीं कि खुद को मार दो, ध्यान उस पर दो, बात पर, सिद्धांत पर, कि जब हम द्वंद्व में होते हैं जरूरत है किस बात की कि तुम अपने आप को पूरा ही झोंक दो युद्ध में। जरूरत इस बात की है, मगर तुम खुद को बचाने का भी प्रयास कर रहे हो, तब ना तो जंग अच्छे से लड़ी जा पाती है और ना ही कुछ और अच्छे से हो पाता है। तो जब मैं फिल्म देख रहा था तब ये मुझे ख्याल आया था कि अब ये ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, अच्छे से जंग नहीं लड़ पाएगा, ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के द्वंद्व में हो। और यहीं पर फिर वो सिद्धांत भी आपको याद आना चाहिए। शायद जीसस कहते हैं, जीसस क्या, वो आप उस बात को अपने जीवन में देख पाओ तो फिर वो आप भी कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जीसस ने कहा तो और कोई कह ही नहीं सकता, कोई भी कह सकता है जो देख पाए उस बात को। तो वो अपन ने भी तो एक कहानी लिखी थी ना, एक बीज की, शायद वो जो बुक अभी पब्लिश की है उसमें वो कहानी है कि कैसे बीज डरता है मिट्टी में गिरने से, पानी में गलने से, धूप में जलने से। तो वो कहानी आप अगर बुक्स पढ़ोगे जो अभी पब्लिश की है उसको, तो आपको देखने को मिलेगी। तो होता क्या है कि बीज अगर खुद को बचाने की कोशिश करेगा तो मिट जाएगा, और अगर उसे जगत में हरियाली करनी है तो उसे अपने आप को पूरा ही झोंकना पड़ेगा। यहां क्या होगा, यहां उसने स्वयं को पूरा झोंक दिया तो वो और नए नए पौधों के रूप में उग जाएगा, नए बीज आएंगे और बिखरेंगे, वो मिटेगा नहीं। पर बीज ने अगर स्वयं को बचाने की कोशिश की और वो एक मान लो एक कोठी में, एक टंकी में ही पड़ा रह गया,
तो सड़ जाएगा कुछ समय के बाद। जिंदा रहेगा कुछ समय, लेकिन एक समय के बाद सड़ जाएगा। और बीज भी नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि वो पौधा बना ही नहीं। तो जो खुद को बचाने की कोशिश करता है वो मिट जाता है। खुद को माने वो जो मैं बना बैठा हूं, अहंकार, झूठा मैं, जो उसको बचाने की कोशिश करता है वो मिट जाता है। और जो उसको मिटाने को तैयार है, फिर वास्तव में वो बचता है, जो असली होता है। पर हमारी जिंदगी ऐसी है, द्वंद्वों में उलझी हुई। इसीलिए तो संघर्ष रहता है। संघर्ष वो वाला, तनाव वाला। फिर एक सीन आता है। अब पीटर और इसके ही जैसे अन्य लोग पहुंच जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो वहां इनको मिलता है जो इनको ट्रेनिंग करवाएंगे। और ट्रेनिंग कौन करवाता है? नाना पाटेकर। तो नाना पाटेकर इन सबसे बोलता है कि अपना परिचय बताओ। तो सब एक एक करके अपना नाम बताते हैं। मैं सोनू, मैं मोनू, मैं पूनम चंद, जो भी नाम रहता है। अब वहां मुझे हंसी आती है। यहाँ आध्यात्मिक लोग लगे रहते हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हु एम आई। रमन महर्षि कहते रह गए, पूछो कौन हो तुम, मैं कौन हूं, सवाल करो। और वहां मुझे हंसी आ रही कि ये देखो, सबको ही पता है कि वो कौन है। गजब। अब भैया सवाल उठना चाहिए ना कि यहां हम पगलाए हुए हैं। अध्यात्म के नाम पर इतनी भीड़ लगी है, बेचारे परेशान है, समझ नहीं पा रहे मैं हूं कौन वास्तव में। और ये अभी अभी आए ट्रेनिंग करने, ये अपने आप को जानते, बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। वाह, गजब कॉमेडी है। फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग देख करके फिर एक बात याद आती है। अभी क्या हो रही है? ट्रेनिंग, है ना। और फिर क्या होती है? जंग। फिल्म में भी जंग होती है और असल जिंदगी में भी ट्रेनिंग होती है, इसलिए ताकि जंग में समस्या ना आए, है ना। तो वहां मुझे एक बात याद आई थी कि मतलब देख करके कहा था मैंने कि जंग की तैयारी जंग से पहले की जाती है। और पढ़ नहीं पाया, फेल हो गया। अरे थोड़ा सा छूट गया। कैसे छूट गया? स्पीड कम थी लिखने की। क्यों कम थी? 10 क्वेश्चन छूट गए। क्यों छूट गए? साल भर क्या मर रहे थे? तब क्यों सोए रहे? तब कहां गए थे? जब अंतिम एग्जाम देने की बारी आई, या फाइनल जो भी कुछ है काम है वो करने की जब बारी आई, तब तुम दौड़ रहे हो। उससे पहले कहां गए थे? मर रहे थे तब क्यों नहीं तैयारी करी? हम जिंदगी में ऐसे ही करते हैं। गांव पर ऐसा होता है कि जो किसान है उनका जो बगदा होता है, सोयाबीन का बगदा, गेहूं का बगदा, तो भूसा बगदा, जो भी नाम कहते हो आप, जब बारिश आती है तो भीग जाएगा। तो होता क्या है, जब बारिश होने लग जाती है तब सारे के सारे दौड़ते हैं, चिल्ला चोट करते हैं, अरे पल्ली ढांको इसके ऊपर, भीग ना जाए। कंडे भी होते हैं उनके, गाय के गोबर के, भैंस के गोबर के, लकड़ी होती है, अरे इसको ढांको, अरे उसको ढांको। मैं बड़ा हैरान होता जब इन लोगों को देखता। मैंने कहा तुम्हें अकल नहीं है? जब मौसम बन रहा है और पता है बारिश का मौसम है तो पहले से तैयार रखो। इतनी दौड़, क्योंकि मैं इसलिए उनको देख करके अजीब लगता था कि जल्दी जल्दी के चक्कर में वो एक दूसरे को लड़ने भिड़ने लग जाते, गाली गलौज, अरे ये नहीं कर रहा, अरे वो नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा, ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा। अरे भैया, जब दुश्मन ने हमला ही कर दिया तुम पर, तब तैयारी करोगे क्या? तैयारी पहले की जाती है, जंग के दौरान तैयारी नहीं की जाती है। परीक्षा दे रहे हो और तैयारी कर रहे हो, अरे अब तैयारी करनी है, वहां पर विचार कर रहे हो, अच्छा ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। परीक्षा के दौरान, जंग के दौरान तैयारी नहीं की जाती है, तैयारी पहले की जाती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुढ़ापे की तैयारी करने में लग जाओ। बुढ़ापा कोई जंग नहीं है जो उसकी तैयारी करोगे। जंग लड़ने वाले
बुढ़ापे तक नहीं जाते। जो जंग लड़ते हैं वो बुढ़ापे तक नहीं जाते, जंग के मैदान में बलिदान देते हैं। वो जंग लड़ते हैं और जंग में खुद को मिटाते हैं। अब कोई जंग तो हो आपके जीवन में जिसकी तैयारी करो। जंग ही नहीं है तो तैयारी किस चीज की करोगे? तुम्हें तो समस्या दिखाई नहीं दे रही है समाज में क्या है। समाज में, देश में, दुनिया में, हमारे संबंधों में, हमारी व्यवस्था में, सिस्टम में, धर्म में, संस्कृति में, विज्ञान में, खेलों में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, व्यापार में, कहीं भी आपको तो समस्या नजर आती नहीं है। कोई भी मुद्दा आपके लिए तो है ही नहीं ना। फिर एक और फिल्म देखी थी उसके बाद हमने, उस फिल्म में एक सीन था, उसको देख करके मुझे बात याद आई कि क्यों हमारे लिए समाज का कोई भी मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि हम कौन है? हमको बस अपने से मतलब है। सफाई हो तो मेरे घर में सफाई होना चाहिए। हाँ, सड़क पर पड़ी हो गंदगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर में सफाई होना चाहिए। मैं सदाचारी इंसान हूं भैया, साफ सफाई रखता हूं, लेकिन अपने घर में हम ऐसे हैं। भला हो भला हो भला हो किसका? मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरे बच्चे का, मेरा भला हो। मेरा 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 मेरा। पड़ोसी का बच्चा आगे निकल रहा है, अरे अरे टांग खींचो उसकी, घर में आग लगाओ। कहीं और भला नहीं होना चाहिए, मेरा भला हो। नेता कहता है मेरा भला हो, व्यापारी कहता है मेरा भला हो, हर व्यक्ति कहता है मेरा भला हो। सब अपने अपने के चक्कर में पड़े हुए हैं। समाज में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, अरे मेरा क्या होगा, मुझ पे इल्जाम आ गया तो होने दो, उसके साथ कुछ भी हो। इसी फिल्म में अंत में यही होता है जिसका मैं कह रहा था ना कि बड़ी गंदगी है इसमें। वो हमारे समाज की गंदगी है कि एक व्यक्ति है सच के लिए लड़ रहा है और पूरा समाज उसका तमाशा देखता है, और जो सच की तरफ खड़ा होकर के लड़ रहा है ना, ये समाज उसी को फिर गाली भी देता है। और सब तमाशा क्यों देख रहे हैं? सबको अपनी परवाह है, मेरा क्या होगा, अरे मैंने कुछ कहा तो ये गुंडे फिर मेरा घर बर्बाद कर देंगे। पूरा समाज, पूरी व्यवस्था गंदी हो जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब दो बच्चे और दो हम घोंचू, उसकी लुगाई और दो चुन्नू मुन्नू। अरे चुन्नू मुन्नू का चेहरा देखा नहीं कि मैं तो भाव विभोर हो जाती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल, मुझे मतलब ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ ट्रेन फट रही है, कहाँ बम फट रहा है, कहाँ डैम टूट रहा है, अरे किसका घर लुट रहा है, किसका बलात्कार हो रहा है, किसकी हत्या हो गई। छोड़ो कौन से नेता ने क्या भ्रष्टाचार करा, मुझे नहीं मतलब। मैं तो मगन हूं भैया, मेरा घर शांत है, मेरे चुन्नू मुन्नू है, लुगाई है, घोंचू है, हम मस्त हैं अपने घर में। दुनिया में क्या चलता है हमें नहीं मतलब। हम बढ़िया सदाचारी भोले भाले इंसान है भैया, किसी को छेड़ते नहीं। अरे कोई गलत करे हम तो कुछ नहीं कहते, अपने काम से काम रखते हैं। कोई कुछ भी करे अपने काम से काम रखते अपने। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में तो कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई जंग है ही नहीं कि उस जंग की तैयारी करें। चलो छोड़ो, आपको भी क्या दोष दूं। ज्यादा दोष दिया तो कहीं मेरी टांग पकड़ के ना खींचने लग जाओ तुम। ये ज्यादा बोल रहा है, जैसे नाना पाटेकर को लास्ट में सारे समाज वाले, नाना पाटेकर मारता है गुंडों को, है ना। कौन से गुंडों को? उन गुंडों को जिनसे पूरा समाज डर रहा है। जो गुंडे सरेआम किसी का बलात्कार कर देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, लूट लेते हैं, इनसे रोज भत्ता लेते हैं, हफ्ता हफ्ता लेते हैं, नाना पाटेकर उनको पीट देता है। तो ये समाज के गंवार लोग, कायर, गुंडों को कुछ नहीं कहा, उनसे डरते हैं, और नाना पाटेकर ने इनको पीट डाला तो ये नाना पाटेकर को ही पत्थर मार रहे हैं, उसकी रिपोर्ट करके आ गए और उनके लिए गवाह बन गए। गजब, जो तुम्हें बचा रहा है तुम उसी को मार रहे हो, बेचारा। ऊपर से उसको सन की घोषित कर देती है अदालत, वो अलग।
तो फिर क्या होता है कि नाना पाटेकर इनसे खूब ट्रेनिंग करवाता है। ठीक, अब बेचारों ने पहली बार ट्रेनिंग की और बहुत थक जाते हैं। अब होता क्या है, सारे पड़े हैं, कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई उधर लेटा है, और जो दिन भर हुआ वही नींद में दोहरा रहे हैं। पीटर और उसके साथ जो कोई भी लोग थे वो सब नींद में दोहरा रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा, थक गया, ये नहीं वो नहीं, नींद में कुछ ना कुछ दोहरा रहे हैं। तो होता क्या है, एक व्यक्ति की नाक पर एक मक्खी बैठ जाती है, वो इतना थका हुआ है कि मक्खी तक नहीं उड़ा पा रहा है। वो पीटर से कहता है, पीटर उड़ा दे भाई मक्खी। तो शायद पीटर भी कहता है उड़ जा। यहां मुझे हंसी आई थी, किस बात की, इतनी दिल लगाकर तुमने मेहनत की कि ये शरीर मक्खी तक नहीं उड़ा पा रहा है, और तुम कहते हो हस्तमैथुन से परेशान हो। लोगों के बहुत के प्रश्न आते हैं, इस तरह के कई लोगों के प्रश्न आए अक्सर, अरे भैया तुम अपनी जिंदगी में निठल्ले बैठे हो, तुम्हारा शरीर है, कहीं और उससे तुमने कोई मेहनत कराई नहीं, तो अब क्या है, शरीर में ऊर्जा है, हाथ में भी ऊर्जा है, लिंगों में भी ऊर्जा है, तो कहीं तो बहेगी ना वो। अरे कोई जंग उठाई होती, उसकी तैयारी की होती, तो उसमें मेहनत लगती, उसमें शरीर खपता, वहां ऊर्जा इस्तेमाल होती, तो फिर नींद भी गहरी आती। फिर हालत ऐसी हो जाती कि मक्खी बैठी हो तो उड़ा नहीं पाते, कहते बैठी रहे तू भी, तुम हस्तमैथुन कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है, जीवन में जंग गायब है। तो ये जो समस्या है ना, नींद नहीं आती है, और जब सोता हूं, ये सवाल, ये सबके सवाल हैं, आप में से बहुत सारों के सवाल आते हैं इस तरह के, नींद नहीं आती है, अरे सोता हूं तब मन में बहुत सारे विचार घूमते रहते हैं, परेशान हो जाता हूं, अरे हस्तमैथुन की लत लगी है, तो मैं दिन में कई बार करता हूं। तो ये सपने आना, विचार चलते रहना, हस्तमैथुन या नींद नहीं आना, ये सारी समस्या बस इसलिए है क्योंकि तुमने ये जो तन है, ये जो मन है, इसको सही जगह पर खूब खपाया नहीं, इससे मेहनत नहीं कराई। और मेहनत क्यों नहीं कराई, हमने पीछे कहा भी थोड़ी देर पहले, जंग नहीं है। देखो नाक पर बैठी मक्खी क्या क्या सिखा रही है। तो भैया अगर ऐसी समस्या हो तो जंग देखो अपने जीवन में, कौन सी जंग में उतरना है। बहुत सारी जंगें हैं। आज तो देखो इतनी गर्मी गिर रही है, देखो क्यों गिर रही है, इतना तापमान। समाज में भ्रष्टाचार है, शोषण है, लोग परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, जगह जगह मुर्गे बकरे काटे जा रहे हैं, मांसाहार हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, अधर्म फैल रहा है, अन्याय, अंधविश्वास सब हो रहे हैं समाज में। उठाओ ना जंग, अपने आसपास देखो, जहां हो वहीं पर, क्या वहां कोई समस्या दिखाई नहीं देती? करो उसे ठीक, कोई और थोड़ी ना आएगा उसे ठीक करने। इसी फिल्म में कुछ आगे चलकर एक बहुत बहुत बढ़िया गाना आता है, गीत सुनना उसको, हमारी ही मुट्ठी में संसार सारा, ध्यान से सुनना उसको, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कुछ लाइनें उसकी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, गाने का मन हो रहा है, मैं गा रहा हूं, आपको नहीं सुनना है तो मत सुनिए। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, हमारे पीछे कोई आए ना आए, हमें ही तो पहले पहुंचना वहां है, जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को, उन्हीं रास्तों को बनाना हमें है। जो भी साथ आए उन्हें साथ ले ले, अगर ना कोई साथ दे तो अकेले,
सुलगा के खुद को मिटा ले अंधेरा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। और भी अच्छी लाइन है उसमें। अरे कोई साथ आ जाए तो ठीक है भाई, चल तू भी साथ, और नहीं आए तो अकेले ही चलेंगे। नई पीढ़ियां आएंगी, उनको क्या नरक भरी दुनिया सौंप कर जाएंगे? जलती हुई ये पृथ्वी सौंप कर जाएंगे क्या? इसमें आग लगा कर जाएंगे क्या? सारे जंगल काट डाले, नदियां गंदगी कर डाली, पहाड़ खोद डाले, कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती हुई इतनी सारी जनसंख्या हम पैदा किए जा रहे हैं। क्या ऐसी दुनिया सौंप कर जाना है उनको? जो साथ आए साथ ले लो, नहीं आए तो अकेले चलो। अंधेरा है, नहीं दिखाई दे रहा तो खुद को जला लो, सुलगा लो खुद को, खुद मशाल हो जाओ, अपनी मशाल खुद बन जाओ। सुलगा के खुद को मिटा ले अंधेरा। अगर अंधेरा है तो खुद मशाल बन, बदबू है तो खुद फूल बन, कोई और नहीं आएगा। हथेलियों की रेखाओं पर भरोसा मत करो, किसी का इंतजार मत करो, किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, किसी फरिश्ते के आने के सपने मत देखो। ये जिंदगी नर्क हो जाए उससे पहले इसे संभालो और इसे जियो। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है, सुलझाने उनको न आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना कर्म है। तो जीवन में जंग लाओ, 17 जगह छुटपुट में खुद को मत उलझाओ, किसी एक सही ऐसी जगह पर झोंक दो जिससे सारी 17 समस्याएं समाप्त हो जाएं। एक खरा खरा सच बोल दो, उस सच को छुपाने के लिए जितने हजारों झूठ बोले वो सब नहीं बोलने पड़ेंगे। जिंदगी इतनी सरल हो जाती है। सच्चाई ऐसी होती है, हजारों नकली चेहरे नहीं पहनने पड़ते। खरे हो जाओ ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार अपनी जिंदगी में। फिर एक सीन आता है, होता क्या है, नाना पाटेकर जो है जब वो छोटा था बचपन में तो एक हादसा हो गया था उसके साथ। तो रात हो जाती है तो नाना पाटेकर शायद उसको ख्याल आती है वो बातें। तो जो बातें उसको ख्याल आती है उसमें क्या होता है कि जो नाना पाटेकर की माँ है वो गीत गाती थी। कहाँ पर? वो जो होते हैं कोठे, जिनको वेश्यालय कहते हैं, वहां पर गीत गाने का काम करती थी। हालांकि उस गीत के शब्द बड़े गहरे थे। गीत के शब्द ये थे, पल बीतो जाए याद पिया की आए, पल बीतो जाए याद पिया की आए। इसको इस तरह देखो, अगर जो लेखक है ना जिसने ये शब्द लिखे हैं उन्होंने गहराई से लिखे हैं, तो उन्होंने इसीलिए लिखे होंगे कि पल क्या है, ये जीवन बीत रहा है ना, और याद पिया की आए। किसको याद आ रही है? अहंकार को याद आ रही है। किसकी? पिया की, मुक्ति की। कह सकते हो भक्त को भगवान की, मीरा को कृष्ण की, अहम को आत्मा की, जो भी कहो। अहम का आत्मा के प्रति प्रेम है, ऐसे शब्द हैं उस गीत के कि पल बीतो जाए याद पिया की आए। क्या है? हम सबको याद ही तो आ रही है ना उसकी, जो हमें संतुष्ट कर दे, जहां सारी खोज जाकर समाप्त हो जाए। तो जो माँ है ये नाना पाटेकर की, वो गीत गा रही हैं और उस वेश्यालय की कोई मालकिन रहती है, एक अम्मा जी। उसको 2 लोग आते हैं और पैसे देते हैं। तो वो क्या कहती है पता है? वो महिला कहती है, गाने से पेट नहीं भरता, जाओ उठा ले जाओ। वेश्यालय है, वहां पर गीत गा रही है एक महिला, गीत गाने का काम कर रही है, उसके कुछ पैसे लेती होगी। पर इस महिला को 2 लोग आए, उन्होंने ज्यादा पैसे दे दिए कि ये वाली महिला को ले जाना हमें। तो उसने पैसों में उसको बेच दिया। हालांकि वो ऐसा कोई काम करती ही नहीं थी, बस गीत गाती थी। यहां देख रहे हो, एक महिला है जो दूसरी महिला के साथ कैसा व्यवहार कर रही है और क्या बोल रही है? उठा ले जाओ, जैसे कि कोई खिलौना होगा। बात भले ही वेश्यालय की है, पर
और भली फिल्म की है, पर हकीकत यही है हमारे समाज की। पहली बात। दूसरी बात क्या कह रही है वो? गाने से पेट नहीं भरता। गाना गा रही है वो, और गा रही है पल भी तो जाए याद पिया की आए, और बड़े प्रेम से गाती है। देखना नाना पाटेकर माने जब वो बच्चा होता है तो वो जाता है गाते गाते, मतलब जब गा रही है उसी दौरान, तो वो उससे भी बात नहीं करती क्योंकि वो गाने में मगन है। माने देखती है उसको, उसके बाद भी बात नहीं करती है, अपनी ले को तोड़ना नहीं चाह रही है। हम जीते हैं पेट के लिए, रोटी के लिए। उसके लिए हम आजादी बेच देते हैं, उसके लिए हम आनंद बेच देते हैं, उसके लिए हम गीत बेच देते हैं, उसके लिए हम आत्मा, सत्य, जीवन का रस बेच देते हैं। रोटी हमारे लिए बड़ी हो जाती है। शरीर है, शरीर को भूख लगती है, भोजन चाहिए, लेकिन हमारे लिए भोजन पहली बात हो जाती है। देखो ना कैसा भ्रष्ट लोग ऊपर बैठे हैं समाज के, हाँ, हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र उठा लो, चाहे धर्म के नाम पर चल रहा हो, राजनीति के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर, व्यापार के नाम पर, फिल्मों के नाम पर, खेलों के नाम पर, किधर भी चले जाओ, हर तरफ भ्रष्ट और घटिया लोग बैठे हैं ऊपर। और इनको सहन क्यों कर रही है जनता? सब अपनी अपनी जिंदगी में उलझे हैं कि मेरी रोटी ना छिन जाए, क्योंकि हम रोटी के लिए जीते हैं, उसके लिए थोड़ा भी खतरा नहीं उठाना चाहते। आजादी बिक जाए बिक जाए, कोई घटिया इंसान हमारे सर पर चढ़कर नाचे नाचे, हम किसी के हाथों की कठपुतली हो जाए भले हो जाए, रोटी वो नहीं छीननी चाहिए। इज्जत लुट जाए, रोटी मिलनी चाहिए। और होते हैं कुछ भगत सिंह जैसे, भूखे रह जाते हैं, खाएंगे ही नहीं खाना, क्योंकि हम पेट के लिए नहीं जी रहे हैं। जो तुम हमें ऐसा खाना दोगे, खाना हम साफ खाएंगे, और उसके लिए हम भूखे अगर रहना पड़ा तो रहेंगे। तुम क्या समझते हो? तुम इंसान जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो हमसे, जान दे देंगे हम, क्योंकि जो तुम रोटी दे रहे हो वास्तव में तुम रोटी नहीं दे रहे हो, तुम हमें बता रहे हो कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, और हमारे लिए रोटी से ज्यादा कीमती है हमारी आजादी। अगर हमने तुम्हारे द्वारा दी हुई ये गंदा खाना अगर खा लिया तो मतलब हमने गुलामी स्वीकार कर ली तुम्हारे हिसाब से हम चलने लग गए। तो हमें नहीं चाहिए ये, हमें वही चाहिए जो बिल्कुल साफ है, जो एक इंसान के लिए ठीक है, जो उसको मिलनी चाहिए। तो उसके लिए अगर हमें रहना पड़ रहा है महीनों तक भूखा, रहेंगे। तो ये तो कोई भगत सिंह होते हैं जो कहते हैं कि चाहे रोटी छीन लो, आजादी नहीं बेचेंगे। अब फिल्म में वहां कुछ ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है, पर उसमें जो शब्द कहे थे उनको पकड़ के मैं कुछ बात कह रहा हूं कि वो गीत गा रही है और कह रही है कि गाने से पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि हम जीते हैं पेट के लिए किसी इंसान की आजादी बेच दो तो हमें वो चलता है। समाज में देखो ना, मेरी बेटी की शादी में ऐसे घर में कर रहा हूं जहां उसको कोई समस्या नहीं आएगी, खाने पीने की, कपड़े लत्ते की, घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा उसको मेहनत करने के लिए, घर में सब मिल जाएगा। बड़े खानदान में जा रही है मेरी बेटी बहू बनकर, वो बड़ा खानदान, हाँ, उसकी इज्जत आबरू सब लूट ले, वो बात अलग है। एसी वाले कमरे में उसकी इज्जत लूटे, उसको मारे पीटे, किसी को चीख भी नहीं सुनाएगी, मगर मेरी बेटी इस तरह से पिटेगी, मगर रोटी उसको मिलेगी टाइम से। यही तो देखते हैं ना हम, रोटी पानी मिलना चाहिए। फिर उसके साथ होता क्या है उसकी हम कहां खबर लेते हैं। अब बात सिर्फ बाप या माँ की नहीं है, वो जिसकी शादी हो रही है वो खुद भी वैसी हो जाती है, जिससे हो रही है वो भी वैसी ही है। तो हम रोटी के लिए जीते हैं, पेट के लिए। और महिला ने ही बेचा, ठीक, वो अम्मा जी महिला थी और दूसरी महिला के साथ ऐसा बर्ताव। हमारे समाज में देखो तो महिलाओं की जो दुर्दशा है उसमें महिलाएं ही जिम्मेदार हैं बहुत ज्यादा। तो जितनी भी महिलाएं हैं जो थोड़ा बहुत आजाद जीना चाहती हैं वो इन बातों को जरूर अपने जीवन में अनुभव करती होंगी कि कहीं ना कहीं उनके पांव की बेड़ियां महिलाएं भी बनती हैं। कोई एक आजाद जीवन जीने लगे कोई लड़की, फिर देखो दूसरी महिलाएं क्या क्या इल्जाम,
क्या क्या नाम, क्या क्या ठप्पे उसको देती हैं। तो महिला की आज़ादी की दुश्मन महिला ही है बहुत ज़्यादा। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पुरुष है जो महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसका शोषण करता है। देखते नहीं हो बहू और सास के लफड़े। आज ये बहू है, कल ये भी सास बनेगी, फिर ये बदला लेगी। फिर इसी सीन में क्या होता है, जब उस महिला को दो आदमी लेकर जाते हैं तो वो दोनों उसको ले जा रहे हैं हाथ पकड़ के दोनों तरफ से, और ये महिला बस चिल्ला रही, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आप महिला हो, आपके साथ कभी ऐसा हो, ये चिल्लाने लाना नहीं रहता है वहां पे, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। अरे छुड़ाओ हाथ और गुच्छे लगाओ, लड़ो, धनाधन कर दो वहीं पे। अरे जब ले जा ही रहा है तो पहले पूरा लड़ेंगे ना, या तो पीटेंगे इनको। वो भी इसलिए इतने हावी हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कुछ करेगी तो है नहीं लड़की। अरे कभी गलती से फंस जाओ ऐसी जगह तो वहां चिल्लाना चीखना नहीं है, बस कोई नहीं आएगा ये समाज में। वीडियो बनाएंगे सब, देखा नहीं उज्जैन में क्या हो रहा था, सब देख रहे हैं, सब गुजर रहे हैं और सरेआम क्या चल रहा है। अभी हाल फिलहाल का ही तो कोई सा वीडियो था। तो जब ऐसी जोर जबरदस्ती जीवन में हो तब वहां चीखना चिल्लाना नहीं होता है, या तो शांति से मामला खत्म हो या फिर लड़ो। न सहो न चीखो चिल्लाओ, लड़ो बस। न मदद की भीख मांगो, न अपना शोषण कराओ। अरे भाई जब हम गलत कुछ कर ही नहीं रहे तो सहें क्यों, लड़ेंगे हम। समाज तो खुद तुम्हें बेचता है। समाज ने ही तो ऐसी हालत बना रखी कि ये सब कुछ हो रहा है समाज में। उसी समाज से तुम उम्मीद करो कि वो तुम्हें बचा ले, ऐसा नहीं होने वाला। तो अपनी रक्षा, अपनी रक्षा माने अपनी आजादी की रक्षा, अपने ज्ञान की रक्षा स्वयं करो। अब उसको कार में बैठा लिया और दोनों तरफ से वो दोनों आदमी बैठ गए बीच में, अब वो निकल के भाग पाएगी क्या? अरे जब बाहर थी तब देती एक सच्चे रहो और बेपरवाह जियो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक सीन आता है फिल्म में जिसमें ट्रेनिंग हो रही होती है। तो एक दीवार रहती है पतली सी, बहुत ऊंची, तो उस पर से इन लोगों को चलना होता है। तो ये बड़े डरते हैं। तो नाना पाटेकर कहता है, पैर रखने के लिए कितनी जगह चाहिए? उसका मतलब समझो, तुम इतनी ऊंचाई पर हो पर पैर रखने के लिए तो उतनी ही जगह चाहिएगी ना तुम्हें, जितनी जमीन पर रहते हो तब चाहिए। पैर तो उतनी ही जगह में रखोगे ना, तो फिर कांप क्यों रहे हो? चलो ना दीवार पर चलाते क्यों है वो? ताकि तुम्हारा डर निकले और फिर तुम आसानी से दीवार पर चल सको, दौड़ सको। क्योंकि ये जो पैर कांप रहे हैं ना तुम्हारे इस दीवार पर चलने में, ये इसलिए नहीं कांप रहे हैं क्योंकि तुम बहुत ऊंचाई पर और दीवार पर चल रहे हो, पतली सी दीवार पर, इसलिए नहीं कांप रहे हैं। ये कांप रहे हैं तुम्हारे डर के कारण। तुम्हारे अंदर डर है, तुम्हारे अंदर डर है, बहुत मान्यताएं हैं कि इतना ऊंचा, ऐसा वैसा, ये गिर गया तो ऐसा हो गया, तो कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, विचार हैं, मन दौड़ रहा है। उसके कारण तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, क्योंकि तुम अंदर से कांप रहे हो, इसलिए तुम्हारे बाहर पैर कांप रहे हैं। जैसे अर्जुन होता है ना, देखता है सामने कौन खड़े हैं और कांपने लगता है। कहता है कृष्ण से, क्या कहता है? शरीर जल रहा है, मन विचलित हो रहा है, गला सूख रहा है उसका, खड़ा तक नहीं रह पा रहा है। तो जीवन में जब कांपने लगो तब देखो कि डर कहाँ है, भय कहाँ है। जिस बात से तुम डर रहे हो वो बात ऐसी है ही नहीं कि उससे डरो। डर का कारण कहीं और है। पीटर भी कांप रहा होता है, लेकिन अंत में जब पीटर को कुछ बातें समझ आती हैं आगे चल करके, तो पीटर फिर इसी दीवार पर ऐसे चलता है जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे जमीन पर चल रहा हो। तभी तो अंत में जाकर वो बेस्ट सोल्जर बनता है। तो पहले उसके अंदर डर था, स्पष्टता नहीं थी, बहुत सारे भ्रम थे, मान्यताएं थी, कल्पनाएं कर रहा था।
लेकिन आगे चल के जब उसे बातें समझ आती हैं तब वो बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे कि जमीन पे चल रहा हो। तो हमारा डर होता है वो हमें कांपाता है, डर के कारण हम कांपते हैं। अगर डर ना हो तो कांपोगे नहीं। अब ट्रेनिंग के बाद शाम को फिर सब आराम करते हैं, तो ये सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी मस्ती करते हैं। कोई शतरंज खेल रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। नाना पाटेकर भी उधर ही बैठा रहता है। उसको आवाज आती है माउथ ऑर्गन की। पीटर माउथ ऑर्गन बजा रहा था। तो नाना पाटेकर जाता है तो कुछ लोग शतरंज खेल रहे थे और पीटर अकेले में अलग अपना माउथ ऑर्गन बजा रहा था। तो नाना पाटेकर उसके पास भी जाता है और उससे कहता है कि शतरंज खेला करो, फौजी के लिए अच्छा खेल है। तो पीटर क्या कहता है? पीटर कहता है हर कोई हर काम तो कर नहीं सकता, हर कोई हर काम तो कर नहीं सकता। फिर क्या होता है? पहले तो नाना पाटेकर बाहर जाता है। वो जो शतरंज खेल रहे थे उनको वो कुछ चुनौती देकर आया था कि ऐसा करके दिखाओ, विचार करो। वो नहीं कर पाते हैं तो नाना पाटेकर जाता है और जो उसने कहा था कि इस तरह से, अब मुझे चूंकि मैंने शतरंज खेला नहीं तो वो नाम वगैरह ज़्यादा मुझे याद नहीं अभी, तो वो उनको बताता है कि ऐसे होता है। तो उसने वो काम भी किया। फिर वहां से वापस आता है पीटर के पास और माउथ ऑर्गन बजाता है, पीटर को बजा करके दिखाता है और चुपचाप नाना पाटेकर वापस चला जाता है, कुछ नहीं कहता है। हुआ क्या यहां पर? पीटर ने कहा था हर कोई हर काम तो नहीं कर सकता, मुझे माउथ ऑर्गन आता है, मैं वो बजाता हूं, वो शतरंज खेल रहे हैं, उनको शतरंज खेलना आता है। नाना पाटेकर ने कुछ कहा नहीं मुंह से, उसने बस करके दिखा दिया। शतरंज भी खेल के दिखा दिया और माउथ ऑर्गन भी बजाकर दिखा दिया और चुपचाप चला गया। अब अगर समझदार है पीटर तो समझ जाएगा। कहने का मतलब है कि भैया तुम सोल्जर बनने आए हो ना, और पीटर के मामले में तो ये भी है कि तुम्हें बेस्ट सोल्जर बनना। भाई बेस्ट माने अपने क्षेत्र में तुम्हें बहुत अच्छा होना है, बहुत बेहतर होते रहना है, ठीक? तो तुम ट्रेनिंग लेने आए हो, ट्रेनिंग ली जाती है जंग के लिए, तो माने तुम जंग के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, तो जंग के लिए एक फौजी के लिए तुम्हें फौजी बनना है ना, तो एक फौजी के लिए जो भी जरूरी है सीखो ना उसको। अरे तुम लोगों तक बात पहुंचा रहे हो तो उसके लिए जो भी जरूरी है उसको करो जिस भी तरीके से हो सके। नहीं आता तो सीखो। अगर फौजी के लिए शतरंज एक अच्छा खेल है तो भैया खेलो। ये थोड़ी नहीं कि अरे हर कोई थोड़ी ना खेल पाता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पसंद को रखो पीछे, जो सही है और जरूरी है उसको आगे लाओ। ये होता है। यही बात उपनिषद में वो कहते हैं ना, एक होता है हितकर और एक होता है प्रिय। प्रिय और श्रेय माने एक वो जो आपके लिए श्रेष्ठ है, एक वो जो आपको प्रिय है। आपको जो पसंद है हो सकता है वो आपके लिए श्रेष्ठ ना हो, हितकर ना हो, पर जो हितकर है वो जरूर आपके लिए श्रेष्ठ होगी। हो सकता है वो आपको पसंद ना आए, मगर चूंकि वो हितकर है आपके लिए, तो आपको जो हितकर है उसकी ओर बढ़ना चाहिए। जो आपके हित में है वो करना चाहिए, जो जगत के हित में है वो करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे पसंद क्या है, मुझे प्रिय क्या है। बिल्कुल वही बात है ये उपनिषदों की बात। अगर जंग के लिए जरूरी है कि तुम शतरंज का खेल सीखो और खेलो तो खेलो, यही हितकर है। तुम्हें माउथ ऑर्गन बजाना पसंद है, ठीक है उसको बजा लो, पर जो हितकर है उसको प्रायोरिटी दे दो। देखो भैया फिल्मों में तो उपनिषद भी चल रहे हैं। फिर क्या होता है? अगले दिन सुबह होती है तो ये जो है पीटर और इसके साथी लोग, शायद इनको सजा मिलती है कुछ या फिर ट्रेनिंग ही हो रही होती है, तो ये दौड़ रहे होते हैं। सामने से एक लड़की गुजरती है और वो लड़की किसी सीनियर ऑफिसर की बेटी होती है शायद। तो इन लोगों में से एक कोई होता है जो सीटी बजा देता है। अब जो सीनियर है जिसकी वो लड़की थी वो जाती है अपने उधर ही, और वहीं पर नाना पाटेकर भी होता है। तो नाना पाटेकर के पास शिकायत कर देती है कि आपके जो ये लड़के हैं
सीटी अच्छी बजा लेते हैं। वो समझ गया, फिर पूछा कौन बजा रहा था, कैसे बजाई, तो वो बजाकर बताता है। फिर लड़की कहती है कि हाँ इस तरीके से ही बजाई थी। अब नाना पाटेकर को पता करना है कि कौन था जिसने सीटी बजाई। अब किसी तरह से वो पता लगा लेता है कि किसने सीटी बजाई, और जिसने सीटी बजाई थी उससे अभी कहा नहीं है कि तुमने सीटी क्यों बजाई थी। उसको तो पता भी नहीं है कि ये हम सब पे सीटी क्यों बजवा रहा है। मतलब सीटी इशारे के लिए, कि जंगल में इशारे के लिए किस तरह की आवाज हमको करनी है, तो सब पे सीटी बजवाता है कि तुम कैसे करोगे इशारा, तुम कैसे करोगे। तो ये पहचान लेता है कि कौन कैसे बजा रहा है। तो जिस व्यक्ति ने सीटी बजाई थी उसको नाना पाटेकर कहता है कि तुम्हारी सीटी बेस्ट है, तो इसलिए तुम दौड़ोगे अपने बैग में 15-15 किलो की रेत की बोरियां रख के। 15-15 किलो की रेत की 2 बोरियां तुम्हारे बैग में होंगी, बाकी सबके बैग में नहीं होगा वजन। तुम्हारी सीटी बहुत अच्छी है, तो तुम्हारे बैग में 15-15 किलो की 2 रेत की बोरियां होंगी। बेचारा पगला जाता है, खूब दौड़ता है, थक जाता है। लड़की देखी, सीटी बजाई, 15-15 किलो की 2 बोरियां इसको ढोनी पड़ रही हैं, ये सजा भुगत रहा है। सजा किस कर्म की ये भुगत रहा है? तुम फिल्म देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कैसी उसकी हालत हो जाती है, तब ये बात समझ आएगी आपको और अच्छे से। उसको सजा किस बात की मिल रही है उसको पता भी नहीं है। हमें सजा मिल रही होती है हमारे गुनाहों की। हमारा दुख हमारे ही गुनाहों की सजा है, हमारे ही कर्मों का फल है ये। जाने अनजाने हमने कुछ ऐसा किया है जिसके ही परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में ये दुख आ रहा है। सीटी इसने बजाई थी, सीटी कहां से आई? लड़की को देख करके, माने वासना से। ये चला प्रकृति के चलाए, वासना के चलाए ये चला, और अब इसीलिए दुख पा रहा है। तो खूब दौड़ाते हैं इनको, बाकी लोग भी दौड़ रहे हैं, पर इसके पास 2 बोरी है 15-15 किलो की। हालत खराब हो जाती है इसकी। वास्तव में नाना पाटेकर ये कोशिश कर रहा है कि इसको एहसास हो किसी तरह कि इसको सजा किस बात की दी जा रही है। तो खूब दौड़ाता है, वो थक जाता है, और फिर नाना पाटेकर पीछे से सीटी बजाता है इसकी ओर, तो ये रुक जाता है। सीटी इस तरह से वो बजा रहा है नाना पाटेकर, पूछने के ढंग से, कुछ याद आया? उस पगले को समझ ही नहीं आता है। वो जैसे वो थक गया है पूरा। नाना पाटेकर देख रहा है इसको, मतलब अब भी याद नहीं आया कि इसने क्या गलती की। सुबह ही तो गलती की थी, उसे इतनी जल्दी भूल गया। उससे कहा दौड़ो, फिर और दौड़ाता है। फिर वो कहता है थक गया हूं, बहुत थक गया। नाना पाटेकर कहता है बोरियां निकाल दो, रख दो नीचे। वो बोरियां रखता है, थोड़ी दूर जाता है, नाना पाटेकर फिर सीटी बजाता है। पहले तो कहता है बोरी रखो और जाओ, और फिर सीटी बजाता है। वो फिर रुका, मगर उसको फिर भी गलती याद ही नहीं आई। वो ये मान करके चल रहा है कि ये जो सजा इसको मिल रही है ये तो ट्रेनिंग का हिस्सा है। उस मूर्ख को, उस पगले को ये नहीं दिख रहा है कि सजा बस मुझे मिल रही है, ये इतना कठोर व्यवहार मेरे साथ ही किया जा रहा है। उसे याद ही नहीं आई। वो सजा भुगत रहा है अपने कर्मों की, और वो उसे जीवन का हिस्सा समझ रहा है। यही तो हम कर रहे हैं ना, हम दुख भोग रहे हैं और हम इस दुख को जीवन का हिस्सा समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं जैसे कि दुख तो जीवन का हिस्सा ही है, दुख तो सहना ही होता है। अरे पगले, तूने कुछ गलतियां की हैं, उसके परिणाम स्वरूप तुझे ये दुख मिल रहा है। हम जानना भी नहीं चाहते। वो पगला है, वो सजा भुगत रहा है, मगर जानना भी नहीं चाह रहा है, पूछ भी नहीं रहा है कि भैया मुझे बताओ तो मुझे ये सजा मिल किस बात की रही है, क्यों मुझे दंड दिया जा रहा है। शायद वो उसे ट्रेनिंग का हिस्सा समझ रहा है,
इसको अपने जीवन में देखो। अब क्या किया पता है? नाना पाटेकर ने उसकी दोनों बोरियां उतराई थी। पहले सीटी बजाई तब भी उसको याद नहीं आया, अभी दोनों बोरियां उतराई और फिर सीटी बजाई मगर उसको फिर भी याद नहीं आया। तो अब क्या करता है? उसको गुस्सा आ रही है नाना पाटेकर को इस व्यक्ति पर, कैसा बदतमीज है, मतलब इसको याद भी नहीं आ रही, ढीठ कहीं का। तो नाना पाटेकर पीटर को आवाज लगाता है, पीटर इधर आओ। और क्या कहता है पता है? इस व्यक्ति से जिसके कंधों से बोरियां उतरा दी, उससे कहता है कि अब पीटर को तुम अपने कंधे पर बैठाओ क्योंकि पीटर थक गया है। पीटर के कंधे पर तो बोरियां भी नहीं थी, पर नाना पाटेकर कहता है कि पीटर थक गया है, पीटर को तुम अपने कंधे पर बैठाओ। माने उसकी सजा और बढ़ा दी। तुम नहीं जानना चाहते ना कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम समझना भी नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया जा रहा है, पूछना भी नहीं चाहते ऐसा क्यों, तो तुम और ज्यादा बड़ी सजा पाओगे। तो अब वो पीटर को ढो रहा है, पहले 30 किलो था, अब 70-80 किलो का वजन ढो रहा है। उसको लगा कि चलो बोझ उतरा। भाई बोझ कैसे उतरेगा? तूने जिंदगी में एक दुख पाए ना, अब जीवन पर आओ अपने। हम जिंदगी में जो दुख आते हैं उनको जीवन का हिस्सा समझ लेते हैं, पूछते भी नहीं कि कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसी क्या गलती कर रहा हूं मैं। हम उसको जीवन का हिस्सा समझ लेते हैं, मगर वो जीवन का हिस्सा नहीं है। जिस दुख को आप अपने जीवन का हिस्सा समझते हैं वो जीवन का हिस्सा नहीं है, वो हमारी गलती का, हमारे कर्मों का परिणाम है। और फिर जो पीटर को इसने कंधे पर बैठाया है वो क्या है कि तुम्हारे जीवन में एक दुख आया छोटा, तुमने उसको नहीं जाना, उसको नहीं समझा, उसको जाने समझे बिना, उसके कारण को समझे बिना, उसकी मूल वजह को समझे बिना अगर आगे बढ़ गए ये मान करके कि ये तो जीवन का हिस्सा है, तो तुम आगे और बड़ी गलती करोगे और भी ज्यादा बड़ा दुख पाओगे, सजा और बड़ी मिलेगी। ये जीवन का सिद्धांत है। एक गलती की, उसके कारण सजा मिली, पर तुमने उसे गलती जाना ही नहीं, तुमने तो उसे जीवन का हिस्सा समझ लिया, तो तुम आगे फिर और बड़ी गलती करोगे और ज्यादा दुख पाओगे। देखना इस सीन को, आपको समझ आएगी फिर बात और अच्छे से कि किस तरह वो व्यक्ति ये बात नहीं समझ पाता है, सवाल तक नहीं करता कि मुझे क्यों सजा मिल रही है। और यही गलती हम अपने जीवन में करते हैं, दुख भोगते रहते हैं मगर जानना नहीं चाहते कि आखिर समस्या है क्या जो जीवन में इतना दुख है। इसीलिए जीवन में दुख कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। तो दुख को जीवन का हिस्सा मत समझ लेना। अगर जीवन का हिस्सा होता तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुद्ध, कोई भी कृष्ण, कोई महावीर, कोई कबीर साहब ये प्रयास नहीं करते मनुष्य को दुख से मुक्त करने का। वो प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि दुख जीवन का हिस्सा नहीं है, जीवन का अभिन्न हिस्सा नहीं है। लेकिन पीटर को जब इस व्यक्ति ने कंधे पर बैठाया तो पीटर एक गलती कर देता है। वो क्या? ये व्यक्ति कहता है प्यास लगी और पीटर इसको पानी पिला देता है, जबकि नाना पाटेकर माने जो इनको ट्रेनिंग दे रहा है उसने साफ मना किया था कि मुझसे पूछे बिना पानी नहीं पियोगे, और तुमने इसको पानी पिला दिया। अब पीटर को सजा मिलती है। तूने गुनहगार को बचाया ना, तूने भी ये नहीं समझना चाह रहा है कि इस व्यक्ति की जिंदगी में इतना दुख है तो इसका कारण क्या है, और तूने भावनाओं में बह करके, ममता में बह करके एक ऐसे व्यक्ति की सहायता कर रहा है जिसको बल्कि सजा मिलनी चाहिए। दुर्योधन के साथ खड़े हो रहे हो ना, होंगे तुम पितामह, होंगे तुम गुरु, भीष्म, द्रोणाचार्य, ठीक है, कोई भी हो, तुम जिसके साथ खड़े हो वो व्यक्ति गलत है। तुम जानना भी नहीं चाह रहे कि ये जो कर रहा है सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, इसकी क्या गलतियां हैं, और तुम उसका साथ दे रहे हो, तुम भी मरोगे। ये देखो महाभारत आ गई अब उतर के यहाँ। तो पीटर, तुमने उसको पानी पिलाया जिसको सजा मिल रही थी, और तुमने जानना भी नहीं चाह रहा कि इसको इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं। तो अब तुम ऐसा करो पीटर कि इसको अपने कंधों पर बैठाओ और चलो।
तुम इंसान की बाहरी दुर्दशा देखते हो, ठीक, और भावनाओं में बहकर उसकी सहायता करते रहते हो, सहायता करने पहुंच जाओगे। बाहरी हालत देखोगे, भावनाओं में बहकर के उसकी सहायता करने पहुंच जाओगे। तुम भी वही गलती कर रहे हो जो उसने की। क्या जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो कि उसकी ऐसी हालत हो ही क्यों रही है, क्यों उसे सजा मिल रही है। कल्पना करो, तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और सामने से एक व्यक्ति आता है दौड़ा दौड़ा, हाँफता हुआ, प्यासा। वो तुमसे पानी मांगता है और तुम उसको पानी पिला देते हो। और बाद में आगे चलकर तुम्हें पता चलता है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, और पुलिस इसलिए लगी हुई है क्योंकि ये व्यक्ति हत्या करके भागा है। लो, तुमने हत्यारे की सहायता कर दी, उसने सैकड़ों लोगों को मार दिया है, बम से उड़ा दिया। तुम जानना भी नहीं चाह रहे हो कि ये व्यक्ति भरे जंगल में दौड़ काय को रहा है, इतना प्यासा क्यों, इतना हाफा हुआ क्यों है। तो पीटर ने भी वही गलती कर दी। हम भी अपने जीवन में वही सब करते हैं। हम भावनाओं में बहते हैं, हम मोह ममता लगाव में बहते हैं। हम समझना नहीं चाहते कि सारा मामला क्या है। तो यहां से ये बात आप देख सकते हैं कि हमें जो सजा मिलती है, ये सिद्धांत है जीवन का, वो हमारी गलतियों की सजा है। और सजा से मुक्त होना है तो सजा से मुक्त होने के प्रयास मत करो, बल्कि अपनी गलती देखो, क्या गलती कर रहे हो। अपने गुनाह देखो, क्या गुनाह कर रहे हो, क्या गुनाह किए हैं। पूछो, जानो क्यों ये दुख आ रहा है जीवन में, क्यों बंधन आ रहे हैं, क्यों भय आ रहा है। तो उसकी सजा ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं थी, उसके गुनाह की सजा उसको मिल रही थी। सीटी बजाने की सजा मिल रही थी, प्रकृति के इशारे पर नाचने की सजा मिल रही थी। इसी तरह हमारे जीवन में जो दुख है वो जीवन का हिस्सा नहीं है, हमारी मूर्खताओं का फल है वो। अब अगला सीन आता है। एक होता क्या है कि ये जो कुछ भी हुआ ना, कि पहले तो पीटर उसके कंधों पर था, फिर पीटर के कंधे पर वो था, और इतनी इस तरह की ये मेहनत करवाई, तो पीटर परेशान हो गया। पीटर परेशान हो गया। शाम को फिर वापस लौटने की तैयारियां करने लगा। अपना बैग जमा करने लगा, सामान जमाने लगा। सब लोग कहते हैं कि पीटर तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो अभी। उधर से नाना पाटेकर आता है और देखता है कि अच्छा पीटर जाने की तैयारी में लगा है। अच्छा, तो नाना पाटेकर पूछता है, अभी मुझे नींद आ रही है, सुबह के 5:02 हो गए, थोड़ी देर और बोलूंगा। तो नाना पाटेकर पूछता है पीटर से कि क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। तो पीटर कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं नहीं कर सकता ये सब, मुझे वापस भेज दो, मुझे जाना है। इसका मतलब क्या है, इसको जीवन में कैसे देखोगे। यह है आत्महत्या, इसको कहते हैं आत्महत्या करना। आत्महत्या नहीं तो और क्या है ये। पहले तो जीवन में तुमने गलतियां की हैं, मूर्खताएं करी, ठीक, और उन मूर्खताओं के बदले में फिर तुमने पाई सजा। पहले गुनाह किए, फिर सजा पाई, और फिर जानना भी नहीं चाह रहे हो कि गुनाह क्या है। बेहोशी में गुनाह कर रहे हो, सजा पाते हो, और जानना भी नहीं चाह रहे हो कि भैया मुझे सजा किस गुनाह की मिल रही है। और फिर जीवन को दोष देते हो कि जीवन तो बुरा है, और फिर कहते हो मुझे तो आत्महत्या करनी है, मरना है, छोड़ना है दुनिया को। यह है कायरों की जिंदगी। अरे तुम्हें सजा मिल भी रही है तो तुम्हारी अपनी मूर्खताओं के कारण मिल रही है। और चले हैं लौटने कि घर जा रहे हैं, चले जाओ घर। तुम्हें क्या लगता है, घर जाओगे, वापस जाकर के क्या तुम्हारी आरती होगी। कायर कहलाओगे, कायर। जिंदगी से हार कर, जिंदगी से भाग कर आत्महत्या कर रहे हो, मर रहे हो। कोई सूरमा नहीं कहला रहे हो तुम। तुम्हें लगता है अरे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे तो सूरमा कहलाएंगे। कहीं आसमान से फिर देखेंगे लोगों को कि देखो तुमने हमारे साथ ऐसा किया, अब तुम्हें ग्लानि होगी
कि हमारी छोटी सी हरकत के कारण बेचारे ने जान दे दी अपनी। कहीं आसमान से नहीं देखोगे तुम बैठ करके, सब मिट्टी हो जाना यहीं पे, मरे की राख हो जाओगे। इस तरह हम जीवन से पलायन करते हैं, आत्महत्या करते हैं। किस तरह? यही जो यहां पर पीटर गलती करने जा रहा है, कि पहले तो गलती करी, फिर उसकी सजा पाई, जीवन को दोष दे रहा है, मगर जान नहीं रहा है कि सजा मिल क्यों रही है, और कह रहा है मुझे जाना है। जा भाई, पर पहले देख तो ले कि तू जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, चला जा। गंदी सी गालियां देता है नाना पाटेकर। किसको? पीटर को, कि अपने बाप से कहना, तुम सुन लेना फिल्म में क्या गालियां देता है। पर यहां जो हो रहा है ना, उससे समझो कि हम जीवन में यही करते हैं। तो पीटर फिर क्या होता है, यहां से पीटर को बात समझ आ जाती है इस सीन के बाद, तो वो घर नहीं जाता है। फिर उसके बाद देखो तुम उसकी ट्रेनिंग, उसकी मेहनत, फिर वो कमाल कर दिखाता है। क्यों? क्योंकि अब उसने स्पष्ट समझ लिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्यों करना है। जब समझ आ गया कि क्या करना है और क्यों करना है, तब करना कैसे है ये अपने आप समझ आ जाता है। इसके द्वार खुलने लगते हैं। हमारा ना तो क्या स्पष्ट होता है, ना ही क्यों स्पष्ट होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, कुछ भी हमारा स्पष्ट नहीं होता है। इसीलिए फिर हमें समझ ही नहीं आता है कि करें कैसे। हम कुछ भी करते रहते हैं बिना सोचे समझे, जानते ही नहीं क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं उसके आगे पीछे क्या, उसका भी कुछ अता पता नहीं हमें। इसीलिए फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। और जब स्पष्टता होती है तब ऐसे ही होता है जैसे पीटर का हुआ, कि सब फिर उसका डर निकल जाता है। फिर वो यूं ही चलता है मस्त दीवार पर, गोते लगाता है पानी में। अरे भैया, मैदान छोड़कर भाग रहे हो तो जरा पूछ तो लो कि मैदान जंग में उतरे ही क्यों थे। आए हो, मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं हो रहा, जाने दो, मुझे वापस भेज दो। मैदान छोड़कर भाग रहे हो तो जरा पूछ तो लो कि मैदान जंग में उतरे ही क्यों थे। क्यों? तो पीटर लौटता नहीं है घर, रुकता है। तो अगले दिन भी ट्रेनिंग के दौरान पीटर उसी दीवार पर चल रहा है, मगर ऐसे चल रहा है जैसे कि समतल जमीन पर दौड़ रहा हो। क्यों? क्योंकि स्पष्टता है, क्योंकि निडरता है। स्पष्टता से ही आती है निडरता भी। अगर स्पष्ट है ना कि क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तो फिर डर भी हट जाता है, न मन कहीं दौड़ता है। फिर वही होता है, फिर न सपने आते हैं, न मन दौड़ता है, न मन भटकता है, न फालतू का डर रहता है, न द्वंद्व रहता है, कुछ नहीं रहता। स्पष्टता है। क्योंकि परेशान कब होते हैं? जब चुनाव करना होता है, दो में से किसी एक को चुनना होता है तब, या जब बस एक ही हो सामने। जब सामने एक ही होता है ना, तब चुनाव करना नहीं पड़ता है, चुनाव हो जाता है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प हमने रखा ही नहीं। तो पहले सही जंग में उतरो, और फिर जंग से भागने का मन हो, जंग तोड़ रही हो तुम्हें, या कुछ दंड मिल रहे हो जीवन में, तो पूछो तो कि भाई उतरे ही क्यों थे जंग में। तो पीटर तो बन जाता है बढ़िया, उसको अवार्ड मिल जाता है। तो पार्टी होती है, फिर इनकी विदाई, ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और ये जाने वाले होते हैं अपने अपने घर। तो इन्हीं में से एक व्यक्ति होता है जिसको शिकायत होती है नाना पाटेकर से। वो कहता है आकर के, नाना पाटेकर पूछता है क्या शिकायत है, तो वो व्यक्ति कहता है ये क्या नाम रखा है आपने मेरा, 2x2। व्यक्ति कहता है ये क्या नाम रखा है आपने मेरा, 2x2। उसकी हाइट थोड़ी कम रहती है तो उसका नाम रख दिया था 2x2, जैसे कि 2x2 इधर आ। तो नाना पाटेकर कहता है प्यार से दी हुई चीज
रखा करते हैं। समझे? प्यार से दी हुई चीज रखा करते हैं। अरे भैया, प्रेम में दिया है। प्रेम में जो भी मिलता है वह सुंदर होता है। प्रेम में चाहे जो नाम मिले। अरे मीरा को प्रेम है, हम असली प्रेम की बात कर रहे हैं। मीराबाई को प्रेम है कृष्ण से, तो कृष्ण के प्रेम में फिर उन्हें चाहे जो नाम मिले जमाने से, फर्क क्या पड़ता है। और नाम अगर कृष्ण ही दे रहे हो तो फिर सोचो कि तुम कितने बड़े हो गए उनके लिए। अरे किसी और को तो उन्होंने नाम भी नहीं दिया। नाना पाटेकर ने, मान लो उस फिल्म में तुम्हारा जो बॉस है, जो तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है, अरे कम से कम तुम्हें कोई नाम तो दिया उसने। और तुम कह रहे अरे 2x2। अरे प्रेम में दिया है भाई, रख ले। नहीं तो बड़े बड़े नाम भी होते हैं पर वहां प्रेम नहीं होता तो कुछ नहीं, सूखा। और ऐसे ही बहुत सारे सीन हैं, ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी बातें समझ आएंगी जीवन के बारे में भी। आगे और है, फिल्म चलती है, आप देखिएगा। और इस चर्चा से आपने क्या सीखा वो कमेंट में बताइएगा। पर कमेंट तो आप तब करोगे जब आप यहाँ तक आए हो। बहुत सारे तो 2 मिनट 4 मिनट पर ही छोड़कर चले गए होंगे। आप यहाँ तक आए हो तो धन्यवाद।